हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। नई यूनिट नंबर 8, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शब्द का अर्थ यह है कि किसी स्थान विशेष पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग और डोमेस्टिक बिल्डिंग, वर्कशॉप, कमर्शियल वर्क कॉम्प्लेक्स इत्यादि इंस्टॉलेशन कार्य इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अनुसार होना चाहिए। इंटरनल निर्माण का योजना आरेख, सिमेट्रिक डायग्राम, डिजाइन डिजाइन सिविल निर्माण स्टार्ट होने से पहले ही किया जाना चाहिए। जो भी इंटरनल निर्माण का योजना आरेख, जो भी सिमेट्रिक डायग्राम है, उसकी डिजाइनिंग जो है सिविल निर्माण होने से, यानी कि भवन निर्माण होने से पहले ही क्या करना चाहिए, स्टार्ट होने से पहले ही हमको किया जाना चाहिए। इसके बाद से जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग का लेआउट सबसे पहले हम तैयार करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए भवन में आवश्यक प्रावधान करने के लिए सिविल इंजीनियर को सौंप देना चाहिए। तो जो भी हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग कराते हैं उसका लेआउट सबसे पहले हम लेआउट तैयार करते हैं। फिर जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हमको करानी है जिस भवन के लिए, फिर हम उसको क्या करते हैं कि उस लेआउट डायग्राम को सिविल इंजीनियर को हम दे देते हैं। जो भी भवन में आवश्यक प्रावधान है उसे करने के लिए हम सिविल इंजीनियर को दे देते हैं। फिर अपने अकॉर्डिंग जो सिविल इंजीनियर होता है वो भवन निर्माण के समय ही इलेक्ट्रिकल वायरिंग को लेआउट को समझ करके और जो भी वायरिंग का जैसे पाइप को दौड़ाना, इधर उधर जो भी चीज़ें होती हैं वो कर लेता है। इंटरनल वायरिंग सभी प्रकार के आवासीय, औद्योगिक एवं सार्वजनिक भवनों के लिए किया जाने वाला इलेक्ट्रिकल सिस्टम का संस्थापन, जिसके अंतर्गत लाइट, पंखा, एग्जॉस्ट फैन हो गया, हीटर हो गया, कूलर हो गया, बल्ब हो गया, सॉकेट आउटलेट हो गया, के लिए आवश्यक उपकरणों हेतु इलेक्ट्रिक पॉइंट प्रस्तुत करने के लिए इंटरनल इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल वायरिंग कहते हैं। ठीक है। तो जो भी सभी प्रकार के आवासीय या फिर औद्योगिक या फिर सार्वजनिक भवन हैं, उनके लिए जो भी हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम का संस्थापन, जिसके अंतर्गत जो भी हमको फैन, ट्यूबलाइट, 5 एम्पीयर सॉकेट आउटलेट, हीटर, कूलर, जो भी चीज़ें लगानी हैं, उनके लिए हम इलेक्ट्रिक पॉइंट प्रस्तुत करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, हमको जो भी इंटरनल इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल वायरिंग कहते हैं। अब इस इंटरनल वायरिंग को करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे मन करे वैसे वायरिंग हम कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अनुसार ही हम जो भी वायरिंग है, डोमेस्टिक या फिर कमर्शियल, तो इन सब की वायरिंग जो है हम इन जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ जनरल रूल्स देखेंगे एक एक करके, और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अनुसार कुछ नियम दिए गए हैं, जो कि भवनों के निर्माण कार्य के समय हमें पालन करना चाहिए। जैसे पहला है कि जैसे एनर्जी मीटर, मेन स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे कि कंज्यूमर भवन से सप्लाई व उस पर लगे एनर्जी मीटर की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि स्थान सुरक्षित व धूप, वर्षा आदि के प्रभाव से मुक्त हो, तथा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर वहां किसी भी समय सफलतापूर्वक पहुंच सके। तो जो भी कंज्यूमर भवन में जो भी सप्लाई सोर्स हो, उस पर लगे एनर्जी मीटर की स्थिति इस तरह से होनी चाहिए कि वहाँ पर वर्षा धूप का कोई प्रभाव न हो, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है वहाँ पे सफलतापूर्वक पहुँच सके। कंज्यूमर परिसर में एनर्जी मीटर इतनी ऊंचाई पर होना चाहिए कि उसकी रीडिंग सफलतापूर्वक ली जा सके। यह ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर होती है। तो जो भी एनर्जी मीटर है उसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर होती है, जिससे कि उसकी रीडिंग आसानी से हम ले सकें। उसके बाद से जो प्रत्येक संस्थान में कंज्यूमर परिसर में प्राप्त इलेक्ट्रिक सोर्स पर लगे एनर्जी मीटर के तुरंत बाद सप्लाई को काटने, जोड़ने के लिए या फिर ओपन और क्लोज करने के लिए
लिंक स्विच व फ्यूज यूनिट लगी होनी चाहिए, जो कि जिसे हम मेन स्विच बोर्ड कहते हैं। इसके लिए मेन स्विच फ्यूज यूनिट उपयोग में लाई जाती है। सिंगल फेज सर्किट में लगने वाली स्विच फ्यूज यूनिट में फेज वायर पर फ्यूज यूनिट तथा न्यूट्रल वायर पर न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है, जबकि 3 फेज सर्किट में TPNIC यानी कि ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल आयरन क्लेड स्विच फ्यूज यूनिट लगाई जाती है। संस्थान के इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट नियमानुसार सर्किटों में विभक्त होने चाहिए तथा प्रत्येक सर्किट के फेज वायर पर एक फ्यूज यूनिट होनी चाहिए। इसके लिए मेन स्विच के तुरंत बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड प्रयुक्त किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसके अनुसार हम किस तरह से एनर्जी मीटर, मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम करते समय किन किन नियमों का हम पालन करते हैं। जैसे संस्थान में इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट नियमानुसार सर्किटों में व्यक्त होने चाहिए तथा प्रत्येक सर्किट में जो भी फेज वायर है उस फेज में हम फ्यूज यूनिट फ्यूज लगाना चाहिए। और इसके बाद जो है तुरंत मेन स्विच के बाद हमको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज करना चाहिए। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसका किस तरह से हम यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जैसा कि हमने बताया था कि जो भी इंटरनल वायरिंग होती है तो उसमें जो भी लोड होता है, लोड के अनुसार हम सर्किट को एक से ज़्यादा सर्किटों में हम डिवाइड करते हैं। तो उसको हम जो है सब सर्किट बोलते हैं और इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ही हम ये सब सर्किट को हम डिवाइड करते हैं, जो जितने भी सर्किट इनको बनाने होते हैं पॉइंट के अनुसार। जिससे जो भी फ़ैन है, ट्यूबलाइट है, कूलर है, फैन एग्जॉस्ट फैन है, सॉकेट आउटलेट है, ये सारी चीज़ें क्या है कि हम इनको एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और सॉकेट आउटलेट है उसको हाफ पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से जो भी ये एसेसरीज हम यूज करते हैं इनको हम एज अ पॉइंट कंसीडर करते हैं। और एक सर्किट से हम मैक्सिमम 800 तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशनों में अगर लोड 800 वाट से ज़्यादा हो रहा है या फिर पॉइंट 10 से ज़्यादा हो रहे हैं तो दोनों ही केसेस में हम क्या करते हैं कि सब सर्किट बना लेते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए तथा उसे ढक्कनदार बक्से के अंदर होना चाहिए। तो जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज करते हैं वो फर्श से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए, 1.5 मीटर की हाइट पर होनी चाहिए। और ये इस तरह से होना चाहिए जिसकी जो कि एक बक्से नुमा आकार में बंद हो और उसको हम आसानी से बंद कर सकें और खोल सकें। दूसरा नियम ये है कि दूर स्थित भवन कक्षों के लिए आवश्यकता अनुसार सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर कोई जैसे कोई दूर भवन है या फिर कहीं दूर सप्लाई ले जानी है घर से कहीं दूर बगल भवन में, तो उसके लिए हमें सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सर्किट व्यवस्था से संबंधित क्या नियम हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे संस्थान में लाइट व फैन सर्किट एक ही होता है जबकि पावर सर्किट अलग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम घर की सप्लाई अगर हम घर में वायरिंग कर रहे हैं तो लाइट और ट्यूबलाइट और ये फ़ैन के लिए हम एक ही सर्किट का यूज करते हैं, जबकि पावर सर्किट के लिए हम अलग से पावर सर्किट के लिए हम अलग से वायरिंग करते हैं। तो चूँकि जो पावर वायरिंग होता है उसमें कंडक्टर की साइज़ अलग होती है और उसमें जो भी लोड हम कनेक्ट करते हैं वो लोड जो होता है ज़्यादा होता है। जैसे कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, हीटर हो गया, ये सब चीज़ें जो कि हाई पावर रेटिंग की चीज़ें हैं इनको हम अलग से सर्किट हम प्रोवाइड करते हैं जिसे हम पावर सर्किट कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो भी लाइट फैन सर्किट में लाइट फैन वो 5 एम्पियर में की सॉकेट आदि कुल मिलाकर 10 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए एक सर्किट में। साथ ही एक सर्किट में जो लोड है वो 800 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ये तो था डोमेस्टिक जो भी इंटरनल वायरिंग है उसके लिए।
लाइट फाइन सर्किट के लिए। नेक्स्ट है कि पावर सर्किट में एक सर्किट से जो है लोड जो है 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही एक पावर सर्किट में 15 एम्पियर कैपेसिटी के 2 सॉकेट से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम पावर वायरिंग करते हैं तो उसमें मैक्सिमम हम 3000 वाट तक का लोड हम एक सर्किट से दे सकते हैं, और 15 एम्पियर का जो भी कैपेसिटी का जो भी सॉकेट आउटलेट है वह 2 सॉकेट आउटलेट से ज़्यादा हम एक सर्किट से हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक जो भी बिल्डिंग होता है उसमें लाइट के लिए हम 2 सर्किट का यूज करना चाहिए कम से कम। सर्किट व्यवस्था ऐसी हो कि भविष्य विस्तार के लिए कम से कम एक सर्किट की अतिरिक्त व्यवस्था की जा सके। जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक सर्किट एक्स्ट्रा सर्किट की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज करते हैं जिसमें कि एक एक्स्ट्रा हम सर्किट भविष्य में हम बना सकें, ऐसा हम स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे वायरिंग व्यवस्था से संबंधित कुछ नियम दिया गया है, जैसे कि जो भी हम गिल्ली यूज करते हैं, जो भी हम वायरिंग से संबंधित एसेसरीज है, जैसे केसिंग केपिंग हो गया या फिर क्लेट वायरिंग हो गया, तो इनको होल्ड करने के लिए हम दीवार में सबसे पहले क्या करते हैं कि गिल्ली लगाते हैं। गिल्ली की स्थापना के लिए हम उसका मोटा भाग दीवार के अंदर की ओर तथा पतला भाग दीवार के बाहर की तरफ होना चाहिए। गिल्लियों के बीच का जो अंतर होता है कम से कम जो है 30 से 45 सेंटीमीटर के अंतराल पे हम गिल्लियों को लगाना चाहिए। वायरिंग का क्षैतिज रन, हॉरिजॉन्टल रन जो होता है 4 मीटर की सीलिंग ऊंचाई पर सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे रखना चाहिए, तथा अधिक ऊंचाई वाले सीलिंग के लिए फर्श से क्षैतिज रन की ऊंचाई जो है 3.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। वायरिंग सामान्यतः सीलिंग के निकट दीवार से दूसरी ओर पास की जाती है। यहाँ लाइन वायरों को पोर्सिलीन पाइप या कंड्यूट द्वारा ले जाना चाहिए। सर्किट के लिए उपयोग में लाए गए कंडक्टर की माप ऐसी होनी चाहिए कि सर्किट की करंट को सुरक्षापूर्वक वहन कर सके, यानी कि सहन कर सके। जो भी हम कंड्यूट पाइप यूज करते हैं उसकी साइज ऐसी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि वो उसमें फ्लो होने वाली करंट को सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को सुरक्षापूर्वक वहन कर सके। लाइट फैन सर्किट के लिए 1.5 mm स्क्वायर कंडक्टर का यूज करना चाहिए, तथा पावर सर्किट के लिए 2.5 mm स्क्वायर से कम माप का कंडक्टर वायर उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ये मिनिमम मतलब कंडक्टर की साइज़ है, इससे कम साइज की हम कंडक्टर का यूज नहीं करना चाहिए। वायरिंग क्लिपों की परस्पर दूरी हॉरिजॉन्टल रन से 10 सेंटीमीटर तथा वर्टिकल रन से 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखनी जानी चाहिए। तो जो भी वो वायरिंग में क्लिपों की जो परस्पर दूरी है, हॉरिजॉन्टल रन जो है 10 सेंटीमीटर तथा वर्टिकल जो है 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखना चाहिए। संस्थान के सभी उपकरणों के मेटल पार्ट प्रभावी रूप से अर्थ होना चाहिए। जो भी घर में वायरिंग हम करते हैं, जो भी आयरन पार्ट है उसको हम मोस्ट रूप से हम क्या करना चाहिए, उसको अर्थिंग कर देना चाहिए। कंड्यूट भली भांति अर्थ होना चाहिए। अगर हम कंड्यूट पाइप जो है लोहे का यूज कर रहे हैं, कास्ट आयरन स्टील का यूज कर रहे हैं, कास्ट आयरन की यूज कर रहे हैं, तो उसे हम अर्थ कर देना चाहिए। कंड्यूट के अंदर केबल पर जोड़ नहीं दिया जाना चाहिए। जो भी हम कंड्यूट पाइप यूज कर रहे हैं लोहे की, आयरन की, तो उसमें कंड्यूट पाइप के अंदर कहीं पे हमको जो फेज वायर है या फिर कोई सा भी वायर है उसमें हमको जॉइंट नहीं देना चाहिए। नहीं तो वो जॉइंट क्या होगा कि पाइप में टच कर जाएगा और फिर हम पाइप को टच करेंगे तो हमें लाइट का शॉक लग सकता है। लाइट फैन स्विच व स्विच बोर्ड संबंधी नियम दिया गया है। जब तक कुछ और आवश्यकता न हो, लैंप की फर्श से ऊंचाई जो है 2.5 मीटर रखनी चाहिए। जब तक कुछ और आवश्यकता न हो, फैन की फर्श से ऊंचाई जो है 2.55 मीटर रखनी चाहिए, तथा फैन के साथ स्विच व रेगुलेटर उपयोग में लाए जाने चाहिए। प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट स्विच द्वारा कंट्रोल होना चाहिए, तथा स्विच को सदैव फेज वायर में ही लगाना चाहिए।
जो भी स्विच होता है हम या फिर जो फ्यूज होता है हमको फेज वायर में ही कनेक्ट करते हैं, फेज वायर में ही हम लगाते हैं, क्योंकि ये जो फेज वायर होता है इसे हम लीव वायर भी कहते हैं। और जो भी करंट का फ्लो होता है फेज टू न्यूट्रल होता है, इसलिए करंट की जो स्टार्टिंग में ही हम कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग पॉइंट पे ही। तो इसलिए जो भी हम स्विच यूज करते हैं हम फेज में ही यूज करते हैं। स्विच को फर्श से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। बड़े हॉल व सीढ़ियों पर के लिए 2 वे स्विच का यूज करना चाहिए। जैसा कि हमने बताया था किस तरह से एक ही बल्ब को दो जगहों से अलग अलग 2 स्थानों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमने बताया था कि 2 वे स्विच का यूज करना चाहिए। और जहाँ अंधेरे स्थानों पर स्विच का उपयोग करना हो वहाँ लाइट देने वाले स्विचों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी ऐसे प्लेस जहाँ पे घर में ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे कि रोशनी नहीं होती है, फिर वहाँ पे हम ऐसे स्विच यूज करते हैं जहाँ पे कि वो स्विच क्या होते हैं कि ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत लाइट देते हैं, चमकते हैं। खुले स्थानों पर स्विच लगाना हो तो वेदर प्रूफ तथा वाटर प्रूफ स्विच ही लगाना चाहिए। स्विच बोर्ड प्रवेश द्वार के निकट तथा फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। तो जो भी स्विच बोर्ड है वो डोर के निकट होना चाहिए और 1.25 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। स्विच बोर्ड के अंदर वायर लंबे रखने चाहिए ताकि टूटे जाने पर पुनः जोड़े जाने योग्य। अब हम यहाँ पे किचन, बाथरूम व बेडरूम लाइट संबंधी नियम के बारे में पढ़ेंगे। किचन में इलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसे स्थान पे देना चाहिए जहाँ से कार्य स्थान पर अच्छी प्रदीप्ति, अच्छा रोशनी प्राप्त हो तथा परछाई न पड़े। ठीक है, बल्ब को ऐसे जगह पे हमको लगाना चाहिए। बेडरूम में लाइट पॉइंट को सोने के स्थान से कंट्रोल होने वाला होना चाहिए। बाथरूम में लाइट पॉइंट का स्विच कमरे के बाहर प्रवेश द्वार के निकट लगाना चाहिए। लाइट पॉइंट सीलिंग के निकट होना चाहिए। यदि स्विच अंदर लगाना आवश्यक हो तो वह नहाते हुए पड़ने वाले पानी की पहुंच से दूर होना चाहिए। जो भी बाथरूम है वहाँ पे स्विच ऐसे जगह पे होना चाहिए ताकि हम उसे डायरेक्टली न टच कर पाएँ, जो भी पानी वाला स्थान है वहाँ से दूर हो, अदरवाइज हमको शॉक लग सकती है। सॉकेट आउटलेट संबंधी नियम। जो भी सॉकेट आउटलेट है उसके संबंधी क्या नियम है। पहला है कि सभी सॉकेट व प्लग 3 पिन वाले उपयोग में लाए जाने चाहिए तथा उनका तीसरा पिन अर्थ वायर से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हम सॉकेट और प्लग यूज करेंगे वो 3 पिन वाले होने चाहिए, जिससे कि उसका तीसरा जो पिन होगा अर्थ से जुड़ा होना चाहिए। और ये हम बता चुके हैं कि जो भी हम थर्ड जो पिन होता है, चाहे प्लग हुआ चाहे सॉकेट हुआ, तो उसको हम अर्थ के कनेक्ट करना चाहिए, जिससे कि जो भी हमारी जिस एसेसरीज को हम सप्लाई दे रहे हैं तो उसकी जो मेटल बॉडी है उसकी मेटल बॉडी को हम अर्थ से कनेक्ट कर सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। 5 एम्पियर के सॉकेट पर लाइट और फैन उतने ही लोड हम दे सकते हैं 5 एम्पियर सॉकेट के आउटलेट पर, जितना कि वो उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही हम उस पर लोड कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी 5 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट है उस पर हम 5 एम्पियर से 6 एम्पियर तक का करंट तक के लोड के लिए हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर लोड हो रहा है या फिर करंट की वैल्यू उससे ज़्यादा हो रही है तो उस केस में हम जो भी रेटिंग है हम 15 एम्पियर की हाई पावर रेटिंग की प्लग हम जो भी सॉकेट आउटलेट हम यूज करेंगे, जैसे 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट। तो पावर उपकरणों के उपयोग के लिए हम क्या करते हैं कि 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट यूज करते हैं। 15 एम्पियर से अधिक कैपेसिटी की आवश्यकता पर 2 पोल स्विच उपयोग में लाए जाने चाहिए। सॉकेट को फर्श से 25 सेंटीमीटर या फिर 1.3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। यदि सॉकेट बच्चों की पहुंच पर हो तो वो ऐसी इंटरलॉकिंग टाइप की सॉकेट का हमें करना चाहिए ताकि बच्चे को शॉक न लग पाए। सॉकेट आउटलेट उपकरण के ठीक पीछे नहीं लगाना चाहिए,
प्रत्येक कमरे में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में सॉकेट यूज करना चाहिए ताकि लंबे वायर के प्रयोग से बचा जा सके। बाथरूम में सॉकेट जो है 1.5 मीटर से नीचे नहीं लगाना चाहिए। किचन में उसके आकार के अनुसार एक या दो 3 पिन वाला 15 एम्पियर का सॉकेट आउटर लगाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर खाने के कमरे में, शयन कक्ष में, रहने के कमरे में व अध्ययन कक्ष में भी एक 15 एम्पियर के 3 पिन सॉकेट आउटलेट लगाए जा सकते हैं। कंड्यूट के उपयोग संबंधी नियम, जो भी कंड्यूट पाइप हम यूज करते हैं उसके क्या क्या नियम है, उससे संबंधित नियम हम यहाँ देखेंगे। कंड्यूट वायरिंग में 16 mm से कम माप की कंड्यूट सामान्यतः उपयोग में नहीं लाई जाती। साथ ही यथासंभव एक माप की कंड्यूट का ही उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक हमको संभव हो हम सबसे मैक्सिमम साइज़ की जो भी हम ज़्यादा कितना नंबर ऑफ वायर हमारे मकान में या फिर भवन में अधिकतम कंडक्टर ले जा रहे हैं, उसी के कंडक्टर के अनुसार ही हम कंड्यूट पाइप की साइज़ को हम चूज करते हैं और उसी कोशिश करते हैं कि हम उसी साइज़ की सारी कंड्यूट पाइप को जहाँ भी हमको वायर दौड़ानी है हम उसी साइज़ की कंड्यूट पाइप हम यूज करें ताकि हमको जॉइंट बॉक्स लगाते समय हमें कोई दिक्कत ना हो। बैटन वायरिंग क्लिप व कंड्यूट से कंडक्टरों की संख्या। यहाँ पे हम वायरिंग के लिए बैटन वायरिंग क्लिप व कंड्यूट के विभिन्न माप से जाने वाले कंडक्टरों की संख्या का अनुमानित ज्ञान भी आवश्यक होता है, जो कि टेबल नंबर 8.1 में दिया गया है। यहाँ पे 1.5 mm एल्युमिनियम कंडक्टर के लिए बैटन कंड्यूट तथा वायरिंग क्लिप की माप दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर की संख्या दिया हुआ है, फिर बैटन की साइज़ कितनी है mm में, कंड्यूट की माप कितनी होगी mm में, वायरिंग क्लिप की संख्या कितनी होगी और उसकी साइज़ क्या होगी। तो अगर हम देख रहे हैं तो कंडक्टर की संख्या 2 है तो बैटन की जो माप है 12.5 क्रॉस की होनी चाहिए। अगर हम कंड्यूट यूज कर रहे हैं तो 16 mm की कंड्यूट डायमीटर की कंड्यूट यूज करना चाहिए। अगर वायरिंग क्लिप यूज कर रहे हैं तो अगर वायरिंग क्लिप की संख्या अगर 1 है तो जो वायरिंग क्लिप हम यूज करेंगे 25 mm यूज करेंगे। इसी तरह से ये पूरा टेबल में हम देख सकते हैं किस तरह से कितनी कंडक्टर के लिए हम कितनी साइज़ की बैटन और कंड्यूट पाइप यूज कर रहे हैं, जो कि हम इंटरनल वायरिंग करते समय हम इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है। जो भी हम एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कंडक्टर के अनुसार ही हम कंड्यूट पाइप हुआ या फिर जो भी बैटन होगा या फिर क्लिप हुआ, हम उसकी साइज़ के अनुसार ही हम यूज करते हैं और उसकी कास्टिंग करते हैं। तो वहाँ के लिए हमको यहाँ ये सब चीज़ें की कास्टिंग करते समय हम इन चीज़ों की साइज़ और कंडक्टर के अनुसार हमको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम 8.4 टेबल देखेंगे, जो कि आवासीय भवनों के विभिन्न कक्षों के प्रदीपन स्तर हेतु दिया हुआ है। जैसे कि कौन ऐसे किस स्थान पे हम कितनी प्रदीपन स्तर की हम ज़रूरत होती है और कितनी हम लाइट या फिर ट्यूबलाइट या फिर बल्ब हम यूज करना चाहिए मिनिमम, तो उसके लिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहला देखें तो गैरेज की बात कर रहे हैं, तो गैरेज ये स्थान है एक गैरेज पे अगर हम तो जो भी गैरेज है यहाँ पे जो प्रदीपन स्तर होना चाहिए, प्रदीपन स्तर जो है हम लक्स में मापते हैं, इसकी प्रदीपन स्तर की इकाई है। तो जो भी गैरेज है वहाँ पे जो प्रदीपन स्तर होना चाहिए वो 70 होना चाहिए, 70 लक्स होना चाहिए। प्रवेश द्वार, सीढ़ी, हॉल, खेल व मनोरंजन कक्ष तथा बाथरूम में प्रदीपन स्तर जो होना चाहिए वो 100 लक्स होना चाहिए। किचन और बेडरूम में 150 लक्स होना चाहिए जो भी प्रदीपन स्तर। और किचन, लॉन्ड्री,
मेकअप, मेज व पलंग पर जो भी है ये सेट है। यहाँ पे जो भी प्रकाश की स्तर होना चाहिए वो 200 होना चाहिए। सामान्य रहने का कक्ष, रसोई, सीख, स्नानागार का दर्पण, अध्ययन कक्ष, टेबल, खेल, तो इसके लिए जो प्रदीपन स्तर होना चाहिए 300 होना चाहिए। सिलाई के लिए 700 प्रदीपन स्तर होना चाहिए लक्स में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कौन सी जगह पे कितनी प्रदीपन स्तर होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हम जो भी हम इंटरनल वायरिंग करेंगे तो उस समय हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि हम कितने बल्ब या फिर ट्यूबलाइट हम रूम में या फिर जो भी स्थान है, किचन बाथरूम है, तो किस जगह पे कितने बल्ब या फिर ट्यूबलाइट हम लगाएं या फिर लगाना चाहिए। अगर ये हमको जानकारी रहेगी तो हम वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्थान व कार्य हैं और उसका प्रदीपन जो स्तर है दिया हुआ है। तो जैसे कि हम क्लासरूम की बात करें तो 250 से 300 होना चाहिए। वर्कशॉप की बात करें तो 200 से 500 होना चाहिए। ड्राइंग हॉल की बात करें तो 500 से 1000 होना चाहिए। अस्पताल में अगर सामान्य हम बात करें तो 150 होना चाहिए। कार्यस्थल पे तो 500 होना चाहिए। ऐसे ही हम ये सारी चीज़ें इस टेबल से हमको देख लेना चाहिए और थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। किसी प्रदीपन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं हम यहाँ पे देखेंगे। लाइट सोर्स की ऊंचाई। प्रदीपन व्यवस्था के डिजाइन में लाइट सोर्स की ऊंचाई एक महत्वपूर्ण घटक है। यद्यपि लाइट सोर्स की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्रदीपन तल पर प्राप्त होने वाले लाइट की तीव्रता कम होती चली जाती है, तथापि उससे आँख पर पड़ने वाले प्रदीपन या चौंध से बचने के लिए उसकी ऊंचाई पर होना नितांत आवश्यक है। यही कारण है कि लाइट सोर्स की कम से कम जो है ऊंचाई 2.2 मीटर रखी जाती है। अन्यथा बल्ब अधिक ऊंचाई पर हो तो प्रकाशन व्यवस्था अच्छी कही जाती है। स्थान की ऊंचाई का अनुपात। कार्यस्थल पर आवश्यक व समान प्रदीपन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि लाइट सोर्स परस्पर आवश्यक निश्चित दूरी पर तथा ऊंचाई पर स्थित हो। प्रदीपन जल पर लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन समान प्राप्त करने के लिए स्थान ऊंचाई का अनुपात एक महत्वपूर्ण तत्व है। अच्छा लाइट डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करने के लिए अधिक लाइट सोर्स लगाए जाते हैं तथा स्थान ऊंचाई का अनुपात 1 व 2 के बीच रखा जाता है। प्रदीपन व्यवस्था के टाइप। प्रदीपन व्यवस्था डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट तथा सामान्य 5 प्रकार की होती है, जो स्रोत से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में मिलने वाले लाइट टेक पर आधारित होती है। प्रदीपन व्यवस्था के डिजाइन के समय इस तत्व का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। चारों ओर की दीवारों का रंग। लाइट सोर्स से विकिरण द्वारा फैली लाइट छत व दीवारों से भी परावर्तित होकर प्रकाशन तल पर पड़ती है, जिससे उसके प्रदीपन स्तर पर प्रभाव पड़ता है। अतः छत व दीवार का रंग भी प्रदीपन व्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव डालता है। रंगीन दीवारों की अपेक्षा सफ़ेद की गई दीवार प्रकाश का प्रवर्तक अधिक करती है। छत लाइट, वेस्ट लाइट। लाइट सोर्स से मिलने वाला संपूर्ण लाइट किसी तल को प्रदीप्त करने के लिए पूर्णतः उपयोग में नहीं आ पाता, बल्कि उसका कुछ भाग ही उपयोग में आ पाता है। इसका मुख्य कारण लाइट का फैलाव व एक दूसरे के ऊपर पड़ना होता है। इस क्षति की पूर्ति के लिए लाइट सोर्स बढ़ाने की आवश्यकता होती है। लाइट हाउस, डिप्रेसिएशन ऑफ लाइट। लाइट सोर्स या उसकी फिटिंग पर धूल, मैल आदि जम जाने या दीवार आदि के गंदे हो जाने से इस सब की स्वच्छ स्थिति की अपेक्षा गंदा होने पर लाइट कम मिलने लगता है। जो लाइट छत हास के नाम से जाना जाता है। प्रदीपन के डिजाइन के समय इस बात को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। छत लाइट
एवं लाइट हाउस को ध्यान में रखते हुए निम्न दो गुणांकों को ध्यान में रखा जाता है। पहला है उपयोगिता गुणांक, यूटिलाइजेशन फैक्टर। कार्यतल पर पड़ने वाली ज्योति, ल्यूमेन तथा लाइट सोर्स द्वारा उत्पन्न कुल ज्योति का अनुपात उपयोगिता गुणांक कहलाता है। अर्थात जो भी उपयोगिता गुणांक है उसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा इक्वल टू होता है कार्य तल पर प्राप्त कुल ज्योति तथा लाइट सोर्स द्वारा उत्पन्न कुल ज्योति। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी उपयोगिता गुणांक है ये निम्न कारकों पर कारणों से होने वाले छत प्रकाश के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। जैसे कि लाइट सोर्स का ऊंचाई पर होने से लाइट फैलाव ज़्यादा होगा। स्थान ऊंचाई अनुपात के अनुसार लाइट का एक दूसरे पर पड़ना। प्रदीपन व्यवस्था से छत लाइट। चारों ओर की दीवारों व छत का रंग। डायरेक्ट प्रदीपन व्यवस्था के लिए इसका मान 0.4 से 0.6 तथा इनडायरेक्ट प्रदीपन व्यवस्था के लिए इसका मान 0.1 से 0.3 तक लिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ह्रास गुणांक क्या होता है, डिप्रेसिएशन फैक्टर क्या होता है। इसे रख रखाव या अनुरक्षण मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं। लाइट सोर्स, उसकी फिटिंग, दीवारों आदि पर मैल धूल जम जाने से प्राप्त वास्तविक दशा में प्रदीपन तथा सबके स्वच्छ रहने की दशा में प्रदीपन का अनुपात ह्रास गुणांक या रख रखाव गुणांक या अनुरक्षण गुणांक कहलाता है। ह्रास गुणांक या अनुरक्षण गुणांक P = होता है वास्तविक प्रदीपन डिवाइडेड बाई पूर्णतः स्वच्छ दशा में प्रदीपन।